नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा से ही टकराव, दबाव और ताकत के प्रदर्शन पर आधारित रही है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति को जिस आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाया है, उससे न सिर्फ पारंपरिक कूटनीति को कमजोर किया, बल्कि पूरी दुनिया में अस्थिरता भी बढ़ाई है। चीन से ट्रेड वॉर हो, नाटो सहयोगियों पर दबाव हो, या फिर उत्तर कोरिया को खुली धमकियां हो, और फिर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश, इन सब के बाद अब ट्रंप की तीखी निगाहें ईरान पर जा टिकी हैं। वहां पर भी तख्ता पलट की कोशिशों की बू आने लगी है, या फिर यूं कहें कि वहां पर तख्ता पलट की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं। पूरी दुनिया इस टकराव की तस्वीर को देख रही है। ये तस्वीरें चिंताजनक हैं, ये तस्वीरें परेशान हो करने वाली हैं। ये तस्वीरें बताने और समझाने वाली हैं कि ईरान में क्या कुछ हो रहा है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते कभी भी सहज नहीं रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देख लें, जब से वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई, यानी 1978 के बाद कभी भी अमेरिका और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। उससे पहले जरूर अमेरिका और ईरान के रिश्ते अच्छे रहे हैं। हमेशा से ही विवादित और तल्ख ये रिश्ते जो हैं 1978 के बाद वो बनते गए। लेकिन ट्रंप के दौर में ये दुश्मनी एक और खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील को ट्रंप ने इतिहास की सबसे खराब डील कहकर एक तरफा तोड़ दिया था। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए, जिसका सीधा असर आम ईरानी जनता को पड़ा। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम को वैश्विक व्यवस्था से अलग थलग करना और कंपनियों को ईरान से कारोबार करने की धमकी, यह सब ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति का एक हिस्सा है। यानी ट्रंप ईरान पर लगातार दबाव बनाते जा रहे थे। अब पूरे ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। हर तरफ आपको तस्वीरें प्रदर्शन की नजर आएंगी। लोग हाथों में तख्तियां लेकर हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 31 अगर हम बात करें शहर जो ईरान के बड़े हैं, उनमें से 30 शहरों की आवाम जो है वो इस समय सड़कों पर मौजूद है। खामनेई के खिलाफ आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। समय जैसे बढ़ता जा रहा है, आवाजें और ज्यादा तेज होती जा रही हैं। एक बड़ी अशांति की ओर ये पूरी आवाजें इशारा कर रही हैं कि अब समय आ गया है तख्ता पलट करने का। ईरान की सड़कों पर इस समय सैयद अली खामनेई के नेतृत्व वाली इस्लामी सरकार के विरोध में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें ईरान से आई हैं। इन तस्वीरों के मायने को समझिए। ईरान वो मुल्क जहां पर इस समय इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, उस मुल्क से निकलकर ये तस्वीरें आ रही हैं। ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा है कि इस्लामिक देश में बढ़ते तनाव से निपटने के लिए कई विकल्पों पर वो विचार कर रहे हैं। यानी प्लान ए भी तैयार है, प्लान बी भी तैयार है, प्लान सी भी तैयार है और प्लान डी भी तैयार है, जिनमें सैन्य विकल्प भी शामिल है। यानी अशांत ईरान में शांति की कोई तस्वीर न दिखाई दे रही है, न आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि अमेरिका अब ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि जो हाल मादुरो का हुआ, वही हाल खामनेई का भी होगा। यानी अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, अमेरिका की फोर्सेस हैं, वो कभी भी ईरान में दाखिल हो सकती हैं और खामनेई को पकड़कर मादुरे की तरह अमेरिका लेकर जाएंगी। और आज की रात ईरान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। यह भी जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है। लगातार यह कहा जा रहा है कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। उसके पीछे वजह बताई जा रही है, क्योंकि ईरान की हुकूमत लगातार आवाम पर दबाव डाल रही है, उनको मौत के घाट उतार रही है। अब इन आंकड़ों को देखिए कि ईरान में अब तक क्या हुआ, समझिए। करीब 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। हालांकि न्यूज रिपोर्ट की बात करें पश्चिम एशिया की, तो इनके आंकड़े 2300 से ज्यादा हैं। यह रिपोर्ट जो है वो छन छन कर निकलकर सामने आ रही है। 50 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। यानी आम आवाम और सुरक्षा कर्मियों के बीच सीधी लड़ाई हो रही है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो रही है।
करीब 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जो हैं वो हिरासत में हैं। इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपकी घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है। सीधा हमला आवाम पर, आवाम के सीने पर वहां की हुकूमत कर रही है। यहां तक रिपोर्ट आ रही है कि जो सेना के जवान हैं वो सादी वर्दी में भीड़ में घुस जा रहे हैं और चाकू से प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं और भीड़ में ही गुम हो जा रहे हैं। अब समझिए कि मशहद में प्रदर्शनकारियों का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। ईरान का एक बहुत बड़ा शहर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों के डर से जो सेना है वो भाग चुकी है। शहर की सुरक्षा जो है उसे छोड़कर वो पूरी तरीके से भाग चुकी है, यानी वहां पर सेना का कोई जवान नहीं है। और कमोबेश 31 जो बड़े शहर हैं उनके हालात इस समय ईरान में यही चल रहे हैं, लगातार यही चल रहे हैं और हालात दिन प्रतिदिन जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब समझिए कि ईरान में हिंसा का जो दौर है वो लगातार जारी है और हर तरफ अशांति फैली है, सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ वेनेजुला, रूस और ईरान क्यों है, इसको समझने की जरूरत है कि वेनेजुला, ईरान और रूस तेल के सबसे बड़े भंडार हैं और यही वजह डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजर रही है। उसके पीछे चीन है। अब इस बात को भी समझिए कि चीन कैसे आ गया। दरअसल ईरान, वेनेजुला और रूस ये तीनों मिलकर चीन को सस्ते कीमत पर ऑयल निर्यात करते हैं। अगर बात करें ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तो 30% का जो ऑयल है वो वेनेजुला और ईरान के जरिए चाइना को मिलता है। बाकी जो 70% का ऑयल है उसमें से कुछ सऊदी अरब से और बाकी रूस से खरीदता है। लेकिन इसके पीछे कहानी और है। कहानी यह है कि क्या चाइना को इस बात का डर है कि अगर वेनेजुला, रूस, ईरान ये मजबूत होते हैं तो वो सीधी मजबूती जो है वो चीन को ट्रांसफर होगी और चीन को ट्रांसफर होने का मतलब यह है कि ताइवान पर चीनी हुकूमत का आ जाना। अब ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यह भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बता रहे हैं कि आखिर ताइवान के खिलाफ चीन को मजबूत होने से रोकना क्यों डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, यह बात समझिए आप। दरअसल ताइवान पर चीन का कब्जा यूएसए की एक बहुत बड़ी हार साबित हो सकती है, क्योंकि दुनिया में जो सेमीकंडक्टर बनता है उसका 90% से ज्यादा ताइवान बनाता है। यानी आप जितने भी फाइटर प्लेन्स देखते हैं, जेट्स देखते हैं, यानी अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था का अगर आप कहें कि मास्टर जो है वो चिप होती है और वो चिप कौन बनाता है, ताइवान बनाता है। और अगर ताइवान पर चीन कब्जा कर लेता है तो यह अमेरिका की हार होगी। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से चाइना को ताइवान पर कब्जा करने के लिए रोके। क्योंकि आपने अमूनन वो न्यूज रिपोर्ट भी देखी होगी कि अक्सर ताइवान के एयर स्पेस में जो चाइना के जो प्लेन्स हैं वो अक्सर आपको घूमते हुए नजर आते होंगे और इससे जो लगातार अमेरिका जो है वो इस खतरे को भांप रहा है। आपको कुछ और ग्राफिक्स के जरिए चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कई देशों से अमेरिका की जो तल्खी है वो क्यों शुरू हो गई। अब समझिए ईरान से। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान एक बड़ा तेल निर्यातक देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यूएस की तरफ से इतनी पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई गई हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। लेकिन उसके बाद भी ईरान जो है वो बड़ी मात्रा में जो तेल है वो चाइना को सप्लाई करता है। यह बात नागवार गुजर रही है। और अगर ईरान को पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है अप्रत्यक्ष तौर पर, जो चाहते हैं कि जो वहां का राजवंश है, पहलवी जो है वो वहां पर हुकूमत में आ जाए, तो इजराइल के लिए जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। अब दूसरा समझिए वेनेजुला। इस खतरे को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद को अंतरिम शासक जरूर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूएन की तरफ से कोई मान्यता नहीं मिली है। लेकिन हां, यह है कि अप्रत्यक्ष तौर पर आज की तारीख में वेनेजुला जो है वो अमेरिका के दबाव में है। अब आता है तीसरा नंबर क्यूबा का। क्यूबा क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अमेरिका के लिए? दरअसल क्यूबा डिपेंड था वेनेजुला के ऊपर।
वेनेजुला की पैसे, वेनेजुला के ऑयल से क्यूबा की हुकूमत चलती थी। और क्यूबा क्या करता था, क्यूबा वेनेजुला के जो हुक्मरान थे, यानी जो वहां के शासक थे, उनको वो सुरक्षा मुहैया कराता था। अब ये कमर भी क्यूबा की टूट गई है और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से क्यूबा को यह साफ तौर पे कहा गया है कि वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। चौथा मुल्क आता है पनामा। पनामा क्यों इंपॉर्टेंट है यह समझिए। दरअसल पनामा नहर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पनामा नहर के बारे में आपने सुना होगा। 100 साल पहले इसी पनामा में पनामा नहर की स्थापना अमेरिका ने की थी। उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि अमेरिका के जो जहाज है वो दूसरे मुल्कों में आसानी से, यानी यूरोपियन कंट्रीज तक और एशियाई मुल्कों तक जा सके। अब पनामा दरअसल चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। खबर यहां तक निकल कर आई कि पनामा की हुकूमत चाइना के साथ मिलकर एक नया ब्रिज तैयार करना चाहती है। अब अमेरिका यह कह रहा है कि हमने पनामा में नहर बनाई, हमने पैसा दिया। 1996 की संधि भी यह कहती है कि पनामा की हुकूमत को अमेरिका की बात माननी होगी, लेकिन पनामा की हुकूमत भी अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है। आप समझिए कि अमेरिका का 75% जो व्यापार है वो पनामा के जरिए ही, यानी इस नहर के जरिए होता है। अब ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? ग्रीनलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि एक तो ये आर्थिक तौर पर संपन्न मुल्क है, आबादी कम है और इस पर रूस और चाइना दोनों की निगाहें हैं। ग्रीनलैंड पर राज करता है डेनमार्क के अधीन ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र आता है। डेनमार्क जो है वो नाटो का संस्थापक देश है। नाटो का मतलब अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाटो की स्थापना की गई थी और नाटो का सीधा मतलब होता है अमेरिका। अब इन ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। उसके लिए भी 2 प्लान बनाया। पहला प्लान तो यह बनाया कि ग्रीनलैंड में जो लोग रह रहे हैं उनको अमेरिका की सदस्यता देंगे, उनको 10,000 से लेकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर देंगे कि वो अमेरिका के पक्ष में वोट करे। डेनमार्क इसके लिए राजी नहीं। डेनमार्क नाटो का देश है। अब डेनमार्क के साथ ब्रिटेन आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, तो अब इस बात को समझिए कि चीजें और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। दूसरे, रूस और चाइना की बात करते हैं। रूस और अमेरिका के बीच में जो तनातनी है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी हमने देखी है और सोवियत संघ के विघटन तक रूस जो था, जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, वो एक बड़ी पावर थी। हालांकि उसके विघटन के बाद भी रूस पर असर नहीं पड़ा, लेकिन रूस आज की तारीख में भी एक बड़ा सुपर पावर है और अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको ध्यान में होगा कि अमेरिकी मीडिया की तरफ से एक खबर फैलाई गई कि अमेरिका ने रूस के 2 नौसैनिकों को कब्जे में ले लिया। वो वेनेजुला के ऑयल लेके जा रहे थे, लेकिन जब उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वो कंटेनर खाली थे और जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया था रूसी नागरिकों को, उन्हें फौरन रिहा कर दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती है चाइना, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति जो पहली महाशक्ति बनना चाहती है। चाइना जाहिर तौर पर इन सभी मुल्कों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो चाइना की रफ्तार को रोकने के लिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। और यही वजह है कि चाहे ईरान हो, चाहे वेनेजुला हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे पनामा हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, इन सभी मुल्कों के साथ उनकी जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज का जो सवाल है वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, ट्रंप ईरान को वेनेजुला बना देंगे क्या, या फिर इराक बना देंगे क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो लोगों के मन में उभर कर सामने आ रहा है। अब दूसरे सवाल पर जाते हैं कि ट्रंप को हमले का मौका मिल गया क्या? हालांकि ट्रंप के पास इससे पहले भी हमले का मौका था, जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग चली थी। 12 दिनों यह जंग चली और बाद में अमेरिकन बी बॉम्बर जो फाइटर प्लेन्स हैं उन्होंने बम गिराए। और तीसरा, ट्रंप खामनोई को उठा ले जाएंगे, क्योंकि जो 12 दिनों की लड़ाई हुई उसमें यह पता चला कि खामनेई जो हैं वो एक बंकर में जा छिपे थे। तो क्या कमोबेश इस बार भी हालात ऐसे ही होने जा रहे हैं क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या खामनेई जो हैं वो बंकर में छिप जाएंगे या फिर खामनेई का हाल भी मादुरो जैसा होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आखिर इस तरह की चीजों को कर क्यों रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इसका क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है। यह जानना और समझना बेहद जरूरी है
कि आखिर इसका असर जो है वो क्या कुछ पड़ने जा रहा है। हम अपने खास मेहमानों से आपको मुलाकात भी कराएंगे और उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है HNN न्यूज पर। पूर्णिमा नाथ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर ये हो क्या रहा है? आप भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से आती हैं। ट्रंप साहब चाहते क्या हैं? एक मोर्चे पर लड़ाई खोले, समझ में आता है, हर मोर्चे पर खोल रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये लड़ाई अभी क्लियर हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि अभी जो 250 इयर्स एनिवर्सरी हो रखी है 2026 की, अमेरिका की, उनमें उसका उनका नाम बहुत बड़े तरीका से प्रमोट होए। और अपने यहाँ पे जो माउंट रशमोर है उनमें भी ट्रंप की एक खुदाई करके, उनका पत्थर में खुदाई करके उनका चेहरा वहां पे डाले। एंड दिस इज एग्जैक्टली पूर्णिमा व्हाई नाथ ही जी, इज नोबल नहीं मिला तो यही सही, ऐसे ही नहीं, डाल दिया नोबल तो, जाए। लेकिन नोबल तो वो मचादो से भी चुराने के लिए रेडी रेडी थे, अनलेस हो अंटिल सकता है नॉर्वे कि को। मांग भी लें, कहें कि अब तो हमारी हुकूमत में आ गए हो, वो जो नोबल मिला है मुझे दे दो। जी, नॉर्वे को कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्वे को भी डरा के धमका के वो नोबेल प्राइज ले सकते हैं। सो आपकी जो रिपोर्ट मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी तरह से आपने वो मिनरल के बारे में बोले थे। इन शॉर्ट, चिले और पेरू कॉपर का खजाना वहाँ पे है, जी। बोलीविया में लिथियम है, हम्म। और वेनेजुएला में ऑयल तो आप जानती हो सबसे बड़ा हम्म। खजाना मिला है वहाँ पे, हम्म। 300 बिलियन बैरल्स। अब गयाना जो है वहाँ पे भी मिला है, रिसेंटली डिस्कवर्ड है। अब गयाना के इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, गयाना हैज 24 to 25% इंडियन हिंदू पॉपुलेशन ऑल्सो। हम्म। उनको ऑब्वियसली क्रिश्चियन कन्वर्शन पे अभी फोर्स करा जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन ये दिस कुड बी अनदर ऑप्शन फॉर इंडिया एज वेल। बट लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे जो उन्होंने जो कैंपेन के समय बोले थे कि बॉर्डर सिक्योर करना है, उनका बॉर्डर अभी एक्सपैंड होके ग्रीनलैंड तक पहुंच चुका है, और मेक्सिको भी वहां तक पहुंच चुका है। नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो साउथ अमेरिका। अभी वो बॉर्डर की बात नहीं कर रहे, वो हेमिस्फीयर की बात कर रहे। तो मेरा सिंपल सी क्वेश्चन है अमेरिका और लीडर्स ऑफ अमेरिका को, अगर आप हेमिस्फीयर की बात करें तो 800 बेस जो आपने लगा के रखे हो, CIA बेस दुनिया की हर कंट्री में, लिटरली 80 कंट्रीज में। जापान में तो 120 बेसिस ओवर देयर, फिलीपाइंस हर जगह में आपकी है। तो वो बेसिस का क्या काम है, निकाल दो वहां से। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। एक बात ये बताइएगा पूर्णिमा नाथ जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने परेशान क्यों हैं? चाइना के पास तो मुझे ध्यान में केवल 2 बेसेस हैं, और यूएस के पास अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा बेसेस हैं पूरे दुनिया भर की बात की जाए तो। नहीं, देखिए, आपने एक चीज नोटिस नहीं किया होगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑल्सो मैटर्स। डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले आपने एप्स्टीन फाइल की बड़े न्यूज आपने देखने थे। यहाँ पे जो उन्होंने इन्वेशन किया है, वेनेजुएला का इन्वेशन हुआ, अभी क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, सबकी तख्तापलट की बात हो रही है। Suddenly nobody is talking about this Epstein files. ये एप्स्टीन फाइल्स की हमेशा जब कैंपेन से पहले रिपब्लिकन की जो सारे मीडिया रिसोर्सेस वो एप्स्टीन फाइल पे फोकस कर रहे थे। अभी वो कह रहा था कि वो एप्स्टीन फाइल्स होक्स है। अब जो जहां से आप हाथ लिटरली वॉश करना चाह रहे हो, वहां से न्यूज साइकिल चेंज करना चाह रहे हो, ही एंड ही वाज सक्सेसफुली एबल टू डू इट, बिकॉज इन्वेशन वाज सच एन इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर द वर्ल्ड कि सब हड़बड़ा के वही न्यूज रिपोर्ट करने लगे। तो ऑब्वियसली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। आई थिंक एप्स्टीन फाइल हैज a lot to do of what is happening today, whether it's an expansion of US territory, ग्रीनलैंड ले ले, हड़प ले, या क्यूबा में सत्ता बदल दे और आदमी को बदल दे वहां पे, या तो इंडिया को इंसल्ट करे। आई थिंक ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वांट्स टू प्रोजेक्ट कि हम सुप्रीम है, हम सुपर पावर है, हमें टक्कर मतलब लगाने के हम लिए हमारे हमारे टक्कर का कोई नहीं। प्रफुल्ल बख्शी जी से सवाल लेना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी जी, ये तो पूरी दादागिरी चल रही है, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, मैं ताकतवर मुल्क हूं। और हैरानी देखिए कि एक भी दुनिया का कोई मुल्क जो है वो उसको कंडेम नहीं कर रहा है, इस तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहा है।
अमेरिका की इस तरह की गलत नीतियों का? मैं थैंक यू वेरी मच आपके प्रोग्राम में लाने के लिए विद सच रिनाउंड पीपल। बट सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं, ये नई बात क्या है? हमको हैरानगी क्यों हो रही है? ये कब ट्रंप ने, अमेरिका ने कब नहीं किया ये सब कुछ? आप शुरू से देख लीजिए कितनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर, अफगानिस्तान, पीछे जाइए इराक, ट्वाइस इन इराक, और पीछे जाइए दे हैव बीन डूइंग इट एवरीवेयर। तो क्वेश्चन अब आ रहा है कि हम अब हैरानगी क्यों हो रही है वेनेजुएला पे? नहीं, फिर प्रफुल्ल बख्शी जी, यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है? इस 80 साल पुरानी संस्था को बंद कर देना चाहिए। ये मुख्य दर्शक अगर बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको क्लियर कर दूं जी। मित्रान ने, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने, जब इराक से पहले 1.5 घंटे के इंटरव्यू में ट्रंप को, जॉर्ज बुश को क्या बोला था? इट इज नॉट योर ड्यूटी टू अटैक इराक। उसने कहा नहीं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। नहीं, आप 2011 की बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान में है, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आए थे जिस तरह के स्टेटमेंट इस समय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं। तो सुनिए ना, जॉर्ज बुश को स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी, वो पूरी फौज लेके घुस गया था अंदर। और स्टेटमेंट क्या किसको देगा? किसको नहीं दी? अमेरिका ने कब स्टेटमेंट दिया वियतनाम के लिए? अमेरिका ने कब स्टेटमेंट दिया किसी चीज के लिए? देखिए, ये व्हाइट इज राइट देखने में, सुनने में बड़ा फनी लगता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेपोलियनिक कैंपेन, ये सारे कैसे हुए? किसी ने कोई चैलेंज किया किसी को? जब व्हेन यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू, वो ठीक होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। इट शुड नॉट बी डन। ये सिर्फ इंग्लिश एसेज में अच्छा लगता है, निबंध में, और कहीं नहीं अच्छा लगता। द एक्चुअल फैक्ट इज व्हेन अ कंट्री वांट्स समथिंग, द कंट्री टेक्स इट। और ये चाणक्य नीति कहती है, और ये अमेरिका फॉलो कर रहा है। इसका एक ही तोड़ है, या तो आप संगठित होइए, बाकी कंट्रीज मिलके, अमेरिका पोलैंड पे नहीं कर सकता, स्लोवाकिया पे नहीं कर सकता। क्यों? दे आर अंडर यूरोपियन यूनियन। अगर आज वेनेजुएला यूनियन के अंडर में होता किसी, या इराक और ईरान होते, ट्रंप कुडंट हैव डन एनीथिंग। क्वेश्चन इज, ट्रंप थिंक्स व्हाट इज गुड फॉर हिज कंट्री इज राइट, और वो उसका पॉलिसी है। वो पॉलिसी अमेरिका की सदैव से चली आई है। ये कोई, देखिए, आप हमको अपने को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है, और पब्लिक रिलेशन लैंग्वेज में नहीं बोलता, ये स्ट्रेट बात है। आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक। ये भारत की संस्कृति में था। ये अश्वमेध यज्ञ के को अगर आपको पता क्या होता था, एग्जैक्टली जो चीज मेरे को पसंद आ गई मेरी है, आप जो मर्जी कर लो। अब हम लोग जो हैं, ये सोच रहे हैं कि कल हम पे होगा तो हम क्या करेंगे। नहीं, प्रफुल्ल बख्शी जी, ये क्या दौर अश्वमेध यज्ञ का है क्या, कि यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, और अगर किसी मुल्क ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो हम उस मुल्क के साथ लड़ाई करेंगे, और अगर वो उस मुल्क से वो घोड़ा होके निकल गया तो वो मुल्क ने हमारी हुकूमत को स्वीकार कर लिया। तो वेनेजुएला ने क्या किया? तो व्हाट इज हैपेंड टू वेनेजुएला? Or what has happened to everything? What will happen to Panama? What will happen to Syria? If Trump is serious. अच्छा, आप एक कॉमन फैक्टर देखिए। वो तो वियतनाम में अमेरिका कुछ जो कर नहीं पाया, they ran out of their own strength. नहीं तो वो तो वियतनाम को भी कर देता। वो he will not take over any country. Why? Because it is very difficult to take over a country. Because उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो किसी के पास नहीं होती। सारी लड़ाई होती है जर और जमीन के ऊपर। जर जो है खनिज पदार्थ, ये मिनरल्स, पेट्रोल, इंक्लूडिंग ड्रग्स। बाय द वे, ये ड्रग्स वाली बात है। ट्रंप डिड नॉट वांट टू इरेडिकेट ड्रग्स, ही वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स ऑफ वेनेजुएला। ये गेम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो उनकी जो फाइनेंसेस आती हैं अंडरवर्ल्ड से, वो पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं विराट सर के पास चलूंगा। मेजर विराट जी, एक सवाल ये उठता है कि हमने अगर पिछले कुछ समय से अगर अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, खासकर अगर दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने की या वहां पर अपने सैनिकों को भेजने की, तो बड़ी सीधी सी पॉलिसी रही है कि पहले उस देश पर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाने के बाद फिर वहां पर लोगों को सड़कों पे आने को मजबूर कर दो। अगर किसी के घर में रोटी नहीं होगी, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा,
एक ब्रेड की टुकड़े को खरीदने के लिए उसे एक झोला पैसा लेकर जाना पड़ेगा तो वो व्यक्ति सड़क पर आएगा। वहां पर धर्म काम नहीं आएगा। अगर पेट खाली है तो धर्म से तो नहीं भरा जा सकता, रोटी से ही भरा जा सकता। और यही अमेरिका की स्ट्रेटेजी आप चाहे इराक में देख लें, चाहे आप सीरिया में देख लें, या फिर किसी भी मुल्क में इसी तरह की स्ट्रेटेजी को अमेरिका ने फॉलो किया है। और कमोबेश हम वही ईरान में देख रहे हैं। हुकूमत जो है के खिलाफ जो है वो अवाम सड़कों पर आ चुकी है। अवाम को यह समझ में आ चुका है कि 1978 में भले ही इस्लामिक क्रांति के बाद एक कट्टर इस्लामिक मुल्क के रूप में ईरान का उदय हुआ हो, लेकिन अब उस उदय के बाद सूर्यास्त भी तो होता है। अब समय आ गया है कि वहां पर एक अच्छा लोकतंत्र जो है वो लाया जाए। मेजर विराट। देखिए आशीष जी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। है ना। तो जिसके पास शक्ति है वो उसको दिखाता है, वो उसका प्रमाण देता है। और यही यूएस आज की डेट में कर रहा है। अभी आपने पूर्णिमा मैम को सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि देखिए एप्स्टीन फाइल्स, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल जो एक एस्पेक्ट था उसको उन्होंने दबा दिया। एप्स्टीन फाइल्स इनका जरूर से वहां पे जुड़े हुए थे, इन्होंने कई सारी चीजें करी होंगी जिसको दबाने के लिए इन्होंने ये काम किया, ये हमला किया मदुरो वाला जो वेनेजुएला में किया। उसके बाद अभी ईरान पे फोकस है, ग्रीनलैंड पे फोकस है, तो एप्स्टीन की बात दब गई। तो ये पर्सनल एस्पेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का था जिसको उन्होंने दबा लिया, अपनी जो उनकी दिक्कत थी। दूसरी चीज, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाना भी चाहता है, उसके अपने इंटरेस्ट है। उसको जैसा कि अभी सर ने बोला कि जड़ और जमीन, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये आज की डेट में खत्म होते जाते हैं धरती से। तो आप जितने रिसोर्सेज को अपने लिए रिजर्व कर लेंगे उतना आपके लिए आगे आने वाली जनरेशंस को मेजर विराट अच्छा साहब, रहेगा। मैं कह रहा हूं कि वो दिखाना नहीं चाहता, उसने दिखा दिया। जिस मुल्क पर उसने जितना मनाया टैरिफ लगा दिया, जिस मुल्क की सत्ता को वो उखाड़ फेंकना चाहता था फेंक दिया, और जिसे फेंकना चाहता है वहां भी हम लगातार सड़कों पर लोगों के का एक पूरी तरीके से जन सैलाब को देख रहे हैं। और कमोबेश आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा दिन नहीं है, खामनेई वहां पर सत्ता में नहीं रहेंगे, ये तय मान के चलिए। देखिए 37 साल हो गए हैं आशीष जी खमेनी को वहां पे रूल करते हुए, और इससे पहले रोहल्ला जी थे जो वहां पे रूल कर रहे थे। तो 37 साल का जो शासन कुशासन जो भी आप कहें, उसमें लोगों के पास देखिए बेरोजगारी है, वहां पे कहीं ना कहीं लोगों की जो पर्सनल फ्रीडम है वो भी इम्पैक्टेड थी। और अब मोसाद से लेके सीआईए इसको भड़का रही है ना। और साथ में जो वहां के लोग हैं वो खुद भी परेशान थे, अब वो चाहते हैं कि ये रेजिम जाए। तो रेजिम के जाने के बहुत चांसेस हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, न्यूज चल रही है कि जो ऑप्शंस है, मिलिट्री ऑप्शंस है, उनको ट्रम्प साहब ने पहले ही देख लिया है कि क्या क्या हम हमला किस तरीके से कर सकते हैं। वो सारे भी इनके मिलिट्री लीडर्स ने इनको बता दिया है। अगर आप इनके डिफेंस बजट्स की बात करेंगे तो $1000 बिलियन का एक साल का बजट है अमेरिका का, लगभग। पूरा बजट तो वो बताते नहीं, पर आप अगर ईरान के डिफेंस बजट की बात करेंगे तो ये मुश्किल से $20-25 बिलियन का है। तो 1/60 का डिफरेंस है इनकी सैनिक क्षमताओं में, और इनके पैसे जो ये खर्च करते हैं, सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं। तो कहीं पे भी कोई मैच नहीं है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा उस दिन पलट के रख देगा, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है वो, इतना ज्यादा उन्होंने, अभी आपने देखा होगा निकोलस मदुरो के अपहरण के समय भी उन्होंने इस तरीके की ऐसे कुछ वेपन्स यूज करे थे जिससे वो जो उनके वो एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें ये कहा गया कि खून की उल्टियां आने लगी थी। जो वहां पर आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उस वेपन का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा था, जो बयान उनके सामने आए, कि खून की उल्टियां होने लगी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, शॉट्स वर नॉट फायर्ड, सिर्फ यही लेके चले गए। 25 मिनट में आप किसी के राष्ट्रपति को निकाल के ले जाएं जिसको पता है कि अमेरिका हमला कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई लेवल ऑफ मिलिट्री प्रिसिजन है, और कितने सारे इनके ड्रोन्स और कितने सारे इनके एयरक्राफ्ट वहां पे पहुंच गए। तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, जो इनका जो टॉप ब्रास है, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और लड़ने का देखिए मिलिट्री माइट, मैं मिलिट्री की बात करूंगा, मिलिट्री माइट कहीं भी मैच नहीं होती है ना। $1000 बिलियन, $25 बिलियन का कुछ मतलब कुछ सब कुछ बिगाड़ सकता है। कोई तुलना नहीं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। मेजर साहब, अमेरिका की ये विस्तारवादी नीति जाकर रुकेगी कहां, और ईरान में क्या होने वाला है,
ये तो समझ में आ रहा है कि खामनेई की सत्ता जा रही है, लेकिन अगर पहलवी भी आने वाले हैं तो क्या वो भारत के फ्रेंडली होंगे, इंडिया फ्रेंडली होंगे? क्योंकि इससे पहले 1978 से पहले जो वहां पर राजवंश, उनके जो अब्बा थे, उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी 1965 और 1971 की जंग में। तो क्या आने वाली जो हुकूमत होगी, क्या वो इंडिया फ्रेंडली होगी? क्या कुछ हो सकता है मिदर साहब? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आशीष जी। और मैं आज इस तरीके से आप किसी भी चर्चा को आप एंकर करते हैं, आप स्टे करते हैं, मैं आपकी दाद देता हूँ। आप बहुत ही बेहतरीन एंकर हैं। अच्छा, शुक्रिया। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान का रजीम था, इनके ताल्लुकात अमेरिका से बड़े अच्छे थे और काफी मॉडर्नाइजेशन था ईरान के अंदर। लेकिन 1979 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता पलट हुआ वहां पे, तो अयतुल्लाह अली खमेनी की सरकार आई। वहां पर कट्टरपंथी बहुत बढ़ गई ईरान के अंदर और शिया डोमिनेटेड है ईरान। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो गई ईरान सोसाइटी तरीके से, और अमेरिका खुश नहीं था इनसे। तो हालांकि बहुत ऑयल रिच है, पेट्रोलियम है उसमें, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी डाउन हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। अभी जो जेनेक्स है, जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि मोसाद का हाथ है इसके अंदर और अमेरिका के CIA का भी हाथ है और कई सारे एजेंसीज का हाथ। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता और आपकी कोई कमजोरी होती है, तो बाकी पावर्स इसका फायदा उठाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए, ईरान, अब क्या इस तरह की खबरें आई कि अयतुल्लाह खमेनी रूस चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और अगले 24 घंटे, क्या 24 घंटे से कम बल्कि बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अमेरिका ने बोला है प्रदर्शनकारी, अगर प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो अमेरिका हमला कर देगा। अब प्रदर्शनकारियों की मौतें हुई हैं, गोलियां चली हैं, लेकिन ये बात गौर करने वाली है, केवल वो लोग, केवल प्रदर्शनकारी गोलियों से ही नहीं मरे हैं। गोली जब चली तो भगदड़ मची तो लोग मरे। और अगर अमेरिका हमला कर देती है ईरान के ऊपर, ईरान के मिनिस्टर ने भी बोला है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अमेरिका और ईरान की ताकतों में बहुत रात दिन का फर्क है, लेकिन हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो उसके लिए मुश्किल कर सकती है। लेकिन मेजर साहब देखिए, ईरान नुकसान तो पहुंचा सकता है, भले उनके पास वायु सेना की बात करें वो कमजोर हैं, लेकिन मिसाइलें उनके पास हैं। और जितने भी एयरबेस अमेरिका के आसपास हैं, जो सबसे बड़ा एयरबेस अगर हम बात करें कतर में है, तो उसको नुकसान जो है वो जाहिर तौर पर मिलिट्री बेस को पहुंचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। वो बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता। देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग में क्या हुआ, यूक्रेन तो बहुत छोटा सा मुल्क है, रूस तो बहुत सुपर पावर है, इतनी बड़ी शक्तिशाली है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि यूक्रेन को अमेरिका से, यूक्रेन से, ये नाटो राष्ट्रों से सपोर्ट मिला तो यूक्रेन खींच पाया इस चीज को। ईरान के इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि रूस और चीन भी इसमें स्टेप अप कर लेंगे, और रूस और चीन आता है तो नॉर्थ कोरिया भी आएगा, नॉर्थ कोरिया आता है तो और भी जो मुल्क हैं, भले ही ईरान के साथ में ना हो, लेकिन अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए और भी मुल्क जाहिर तौर पर अगर हथियार जो है, कहा यह भी जा रहा है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो रूस के माफिक, जो रूस के जरिए जो है वो हथियार जो है वो यहां पर भेजना चाहते हैं, ईरान में वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ होता है। पूर्णिमा नाथ जी से एक सवाल लेना बेहद जरूरी होगा। पूर्णिमा जी, सवाल यह उठता है कि अमेरिका की आवाम क्या सोचती है? आप अमेरिका में रहती हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के हालिया जो फैसले लिए गए, चाहे वेनेजुला को लेकर लिया गया हो, क्यूबा को लेकर लिया गया हो, पनामा को लेकर लिया गया हो, ग्रीनलैंड को लेकर लिया गया हो, डेनमार्क को लेकर लिया गया हो, कनाडा को लेकर लिया गया हो, क्या इन फैसलों से अमेरिका की आवाम भी सहमत है? देखिए, देयर आर टू वे टू आंसर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टू पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट, रिपब्लिकन पार्टीज में बहुत कम लोग हैं जो
डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी में उसको बोले उनके साथ ना चले। मैंने तो कभी देखा नहीं, आज तक नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली। दो ही बचा हुआ है जो कांग्रेसमैन और सेनेटर, उनके पीछे मागा जो मॉब है उनको अनलिश किया गया है, तो उनको कभी भी रिजाइन करना पड़े। लेटेस्ट जो हमारी कांग्रेस वुमेन हुआ करती थी, हर लास्ट डेट वाज January 5th। हर नेम वाज मार्जरी टेलर ग्रीन। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप उनको इंसल्ट करके बोलने लग गए थे मार्जरी टेलर ग्रीन, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, उनको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी प्रोटेस्टर्स को भी यहाँ पे मारा जा रहा है। 2 दिन पहले की बात है, मिनियापोलिस में एक प्रोटेस्टर्स को आइस ने मारा है, उसके ऊपर भी काफी सारी बात हो रही है। अब ईरान की प्रोटेस्टर्स को सेव प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया है, लेकिन हमारे प्रोटेस्टर्स को यहाँ पे मारा जा रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो आप? आपने किसी ने तो पहले आपके शो में बोल रहे थे कि वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल को कार्व करने के लिए ये काम करा गया था। मैं आपको बताऊं कि अभी प्रूवन ही नहीं हुआ कि ड्रग का प्रॉब्लम है, कि अगर मैसिवली ड्रग का अगर प्रॉब्लम है वो फेंटनिल है। फेंटनिल वेनेजुएला से थोड़ी आ रही है। Unfortunately, this is all it's not about drug. It's not about WMD of Iraq. It's not about Venezuela's drug issues. It's not about Libya's democracy. It's not about Afghanistan's terrorism. It is about minerals. It's about control. It's about power. उनको दिखाना होगा अमेरिका एज ए सुपर पावर। अमेरिका के टक्कर लगाने वाले कोई है नहीं। मैं जाके कहीं पे भी इन्वेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी किसी को भी उठा सकता हूँ, किडनैप कर सकता हूँ, मैं जाके अपना पावर किसी को भी प्रदर्शन कर सकता हूँ। कल की जो ट्वीट आपने पोस्ट आपने देखा होगा कि उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला दिखाना, दिस इज अ शेम फॉर नॉट जस्ट अमेरिकन पीपल, हमारे जैसे लोग जो दिस इज अ शेम फॉर आल्सो यूनाइटेड नेशन दैट वो ऐसा देख कैसे से रहे हैं। आप इतनी बड़ी संस्था हैं और आपका काम ही यही है कि लोगों के मानवाधिकारों का पूरे दुनिया में आप उसको प्रोटेक्ट करें, और एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं दूसरे मुल्क का अंतरिम जो है वो राष्ट्रपति बन चुका हूं, या वो पूरी सल्तनत मेरी हो चुकी है, और उसके बाद भी यूएन की तरफ से कोई बयान नहीं आता। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, महज 30 सेकंड का ब्रेक। उसके बाद फिर से डिबेट में वापस लौटेंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026, आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे साथ विराट जी हैं और हमारे साथ मेजर अली शाह जी हैं। विराट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विराट जी, अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की ये दादागिरी या फिर यूं कहें कि ये विस्तारवादी जो नीति है वो जाकर ठहरेगी कहां? क्या इसका कोई और छोर नजर आ रहा है? क्योंकि कनाडा भी नहीं बचा, ग्रीनलैंड भी नहीं बचा, डेनमार्क भी नहीं बचा, यानी कुल मिला के अगर नाटो नहीं बचता है तो फिर बचेगा क्या? देखिए आशीष जी, ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट हो रहा है। जैसे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पोलैंड को के ऊपर हमला किया था और बाकी सारे देश देख रहे थे, उन्होंने उस तरीके से कुछ रोकने की कार्रवाई नहीं की थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके की कार्रवाई हो रही है और ये बहुत ही खतरनाक है। आपने संयुक्त राष्ट्र की बात करी, यूनाइटेड नेशंस बहुत जरूरी है, आज की डेट में भी जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी रसद, बहुत सारा मेडिकल एड, बहुत सारा खाने पीने का सामान पहुंचाता है ऐसे जरूरतमंद लोगों को जिनको एक्चुअली जरूरत है। उसकी बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है यूएस जैसे जगरनॉट को रोकने के लिए, पर वो नहीं रोक पा रहा है संयुक्त राष्ट्र। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रेशर तो बनता ही है। जब कई सारे देश एक साथ मिलकर बोलते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है। दूसरी चीज, जब आप ये देखिए, लेकिन विराट जी, आप ये देखिए ना कि देश निकलकर सामने आ नहीं रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, सब अपने अपने हित को देखने में लगे हुए हैं। भाई अगर आग लगेगी तो आपके दरवाजे तक भी आएगी, आपका दरवाजा भी बहुत लंबे समय तक नहीं बचेगा। क्योंकि गली में आग लगती है, आप ये सोचे कि गली के मुहाने पे आग लगी, हमारे घर तक नहीं आएगी, तो ऐसा होता नहीं है। वो आग धीरे धीरे घर तक भी आएगी। खतरनाक बात है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और एक चीज और भी समझने वाली है कि ऐसा अभी उतना समय नहीं आया जब सारे देश यूनाइटेड हो जाएं और बोले कि भाई इन्होंने एक्सेस कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। वो समय भी आने वाला है। अभी आप देखिए कि ईरान के ऊपर हमला हो सकता है जिस दिन इन्होंने ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लिया, क्योंकि नॉर्वे की भी कोई मिलिट्री माइट नहीं है, वो रोक नहीं सकता है। और नाटो का मतलब अमेरिका है, सीधी सी बात है। मैं प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं, लेकिन राहत इंदौरी साहब का एक शेर था इसी पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई इज्जत, कई मकान इस जद में, लगेगी आग तो कई मकान आएंगे इस जद में, इस गली में केवल हमारा मकान थोड़ी है। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं बिल्कुल यही कह रहा था जो आप अभी बोला मैंने। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रंप कर सकता है तो वो करेगा। रशिया जो कर सकता है वो कर रहा है, चाइना वही करना चाहता है। रोकेगा कौन किसको? आप, ये बात रियलिटी है। ये जो बात है, अभी मेजर साहब कह रहे थे, आपको अगर आपने संगठित नहीं हुए तो आप देखेंगे कि यू विल बी नोवेयर। इंडिया तो बहुत स्ट्रांग है, उसको ओवरकम करने के लिए टाइम लगेगा। बट क्वेश्चन ये है, बाकी कंट्रीज तो दे विल बी ओवररन। इस समय चाइना क्यों ताइवान पे हिचकिचा रहा है? क्योंकि बाकी कंट्रीज का उसको पता नहीं, और ताइवान इज स्ट्रांग। ये मत सोचिए ताइवान को चाइना एक दो दिन में खत्म कर लेगा। ताइवान इज नॉट वेनेजुएला, ये याद रखें। तो इसलिए हमको सबसे बड़ी बात है, नाउ दैट यूनाइटेड नेशंस इज डिफंक्ट, सिक्योरिटी काउंसिल मींस नथिंग। ये आप, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैन अमेरिका डू इट ऑन पोलैंड और स्लोवाकिया? नो, बिकॉज दे आर अंडर यूरोपियन यूनियन। आज आप, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1947 में एक मूवमेंट चलाया था एशियन यूनियन का, एक हफ्ते की मीटिंग दिल्ली में हुई थी फॉर 1 वीक इन अप्रैल एंड मई, पर क्या हुआ? वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस के कारण चली गई। आज अगर एशिया पैसिफिक यूनियन होगी, मैं बता रहा हूं, ना चाइना हिल सकता है ना अमेरिका हिल सकता है इसके अंदर, इफ एवरी कंट्री इज टुगेदर। आप जापान, इंडिया, साउथ कोरिया अगर एक हो जाए, लेट मी टेल यू विच कंट्री कैन ट्राई एंड एक्ट फनी विद अस, क्योंकि हमको, हमारे में पॉलिटिकल विल नहीं है। नोबडी हैज थॉट अबाउट इट। हमारी लिमिटेड थिंकिंग है, उसमें जब सब फंस रहे हैं, एवरीबडी इज देयर।
जो मैं बोल रहा हूं उसको हम ध्यान से सुने तो बात है, हमको यही करना होगा। और अमेरिका इज वेरी स्केर्ड, और चाइना ने बोल दिया था कि क्वाड बना है तो ये मेरी साउथ चाइना सी नेटो, वो इसको ये बोलने लगा क्योंकि उसको डर है। और आज नेटो क्यों टूट रहा है? क्योंकि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, नेटो का इंटरेस्ट ही नहीं देख रहा, सारे वेपन्स खुद बेच कर रहा है। दैट इज व्हाई नेटो इज अगेंस्ट इट। तो यूक्रेन को रशिया ने जितना करना था 20% लैंड तो ले लिया, बट इट इज बिकॉज ऑफ नेटो वो बचा हुआ है, नहीं तो कब का खत्म हो गया होता यूक्रेन। उसे दे रन आउट ऑफ एम्यूनिशन, रशिया इज रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन। तो अब वो ईरान को कह रहा है उनको ड्रोन सप्लाई करो, ऑर्डिनेंस सप्लाई करो। ये बात यहां तक आती है, इसीलिए संगठित होना। हालांकि जो रशिया को चाहिए था प्रफुल्ल साहब, उन्होंने ले लिया, लोहांस्क ले लिया, डोनास्क ले लिया, जोपोर्जिया ले लिया, अब उसको कुछ चाहिए नहीं, तो इसलिए वो शांत बैठा हुआ है, समय समय पे 2-4 मिसाइलें मार देता है। अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। हाँ, अमेरिका इज सपोर्टिंग रशिया इनडायरेक्ट रूप से। अब जो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान देखें तो जो हिस्सा अगर उसने जीत लिया है रूस ने, उसको छोड़ने की बात कही, यानी 20% हिस्से को छोड़ने की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ कह रहे हैं, ही विल नॉट मीन इट, रशिया छोड़ेगा नहीं। रशिया कोई कमजोर वेनेजुएला थोड़ी है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं उनके समर्थन में कह रहे हैं कि जो चीज रूस के पास चली गई जाने दो। तो वो तो मैं पहले बोल रहा था कि वो कह रहे हैं इवन इफ ट्रम्प चेंजेस हिज स्टैंड रशिया विल नॉट गिव बैक। तो ये आप मान के चलिए। इसीलिए मैंने पहले बोला था, आज की तारीख में नहीं, ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये है, दिस इज कॉल्ड माइट इज राइट। ये आपके हित में जो है वो ठीक है, जो आपके कंट्री के हित में नहीं है वो गलत है। ये है, ये यूएन सब अब बैठ के धुल गए हैं बिल्कुल। दे मीन नथिंग, दे आर ओनली मनी अर्नर्स फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मेजर अली शाह जी से भी ले लेते हैं। मेजर साहब जी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, 100% सही बोला है। और देखिए अमेरिका क्या संदेश दे रहा है, अमेरिका कह रहा है माइट इज राइट, कि हम जो मर्जी करेंगे। चीन ने अब तक फिलहाल, हालांकि करेगा, भविष्य में करेगा, जरूर करेगा जरूर, लेकिन अब तक क्यों नहीं उसने ताइवान पे हमला करा है? क्योंकि ताइवान ने अपने आप को मजबूत बनाया है। हाँ, भलाई अमेरिका की सपोर्ट से कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करके रखा है। अमेरिकन सैनिक पाए गए थे ताइवान के अंदर, सिविल ड्रेस के अंदर, इनको ट्रेनिंग देते हुए ताइवान के अंदर। तो बस अब आप देखिए, क्योंकि ताइवान वेनेजुएला नहीं है और ना ही ईरान वेनेजुएला है। अगर अमेरिका सोच रहा है कि जैसे उसने ईरान पे, वेनेजुएला पे कर दिया, ईरान पे नहीं, अभी ईरान के लोग, ईरान के मिनिस्टर ने बोला है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर अमेरिका, आज की रात बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बल्कि आज पड़ोस के देश भी हाई अलर्ट पे है बैठे हुए। तो अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। और ये बहुत इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेजर विराट साहब, अगर अमेरिका को कार्रवाई करनी थी, खारमोई को सत्ता से हटाना ही था या फिर पकड़ना ही था, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया जब इजराइल के साथ ईरान का सीधा युद्ध हुआ, 12 दिनों तक युद्ध चढ़ा, उसके बाद उन्होंने बॉम्बर से बॉम्ब भी गिराए, चाहते तो उस समय भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया उस समय, और अब क्यों करेंगे? आशीष जी, एप्स्टीन फाइल्स वो कारण है जिसकी वजह से आप ये सारा हरकत एक साथ अभी अचानक से देख रहे हैं। पूरी दुनिया का फोकस एप्स्टीन फाइल्स पे था, अचानक से सारा फोकस हटके आ गया है निकोलस मदुरो पे, वेनेजुएला पे, ईरान पे, ग्रीनलैंड पे। इतना आपका दिमाग जैम कर देगा ये आदमी, इतना हमला करेगा कि इसके ऊपर पर्सनल कोई आंच नहीं आएगी। इसकी अपनी लेगेसी ये प्रोटेक्ट करना चाहता है, हिस्टोरिकल रीजंस है। दूसरी बात, जीतने का भी जज्बा दिखा रहा है कि भाई हम बहुत ही ताकतवर हैं, हम जीत सकते हैं। और वापस से
जो एक मोमेंट था यूएस का, जो लोग सोच रहे थे कि निकल गया, जो इनका हाई मोमेंट था, वो अभी वापस से लाने की कोशिश है। और साथ में अपने सपोर्टर्स को, जो लोकल सपोर्टर्स हैं अमेरिका में जो रहते हैं रिपब्लिकन्स, उनको भी खुश करने का एक तरीका है। व्हाइट मैन सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम ये हैं और हम इतने ताकतवर हैं कि हम कहीं पे भी कभी भी हमला कर सकते हैं। पर अपने ऊपर से जितना भी इन्होंने जो दाग लगने वाले थे वो कहीं ना कहीं धो दिए हैं। देखने में इन्होंने उसको ऑब्फस्केट कर दिया है। अब देख नहीं सकते लोग, क्यों? क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं, जाहिर बैकग्राउंड तौर में चली पर। गई हैं। और अगर अब जो आपके भविष्य में पूर्णिमा नाथ जी, अगर उन फाइलों का सच भी निकल कर आता है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में का डंका बजे, जो बजता हुआ दिख भी रहा है, अगर उसमें कामयाब हो जाए तो फाइलों के सच से भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, वो तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग कि अभी अचानक ऐसे कैसे हो। इट्स बिकॉज ही वांट्स टू, ही हैज अ बिगर गोल। एप्स्टीन फाइल इज एक्चुअली नॉट टचिंग जस्ट द डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, इसीलिए डेमोक्रेट्स भी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम सब एक्चुअली लिटरली द न्यूज साइकिल इज शिफ्टेड। अब थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से शाह साहब ने बोल रहे थे 1979 की बात, लेकिन आपको याद है ईरान की जब भी कहानी आती है ना, जब भी नैरेटिव देखते हैं, आप कभी भी 1979 के पहले का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। ये कभी नहीं कहा जाता है कि 1953 में मोसादेक को CIA और MI6 की कू ने हटाया था। क्यों हटाया था? बिकॉज मोसादेक वाज द वन एक्चुअली नेशनलाइज्ड द ऑयल। उससे पहले 1908 में चली जाइए, मिडिल ईस्ट में पहले जगह था जहां पे ऑयल डिस्कवरी हुआ था, इट वाज ईरान 1908 में। वहां से आगे जाके 1953 तक लिटरली एवरीबडी द ऑयल वाज फ्लोइंग टू द वेस्ट, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1953 में जब नेशनलाइज्ड ऑयल हुआ तभी उनको जाके उनको हटाना पड़ा और उसको शाह को बिठाया। शाह क्या बेनेवोलेंट लीडर थे। अब 1978 की ब्लैक फ्राइडे की देख लीजिए, वो प्रोटेस्टर को कैसे मारा है, लोगों को कैसे मारा है। इसीलिए दैट इज व्हाट स्पार्क्ड 1979 रेवोल्यूशन। अब ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि वो जो इस्लामिक जो एक कट्टरपंथी जो इन्होंने दिखाया, इट इज राइट। मासा अमीनी की जो हमने उसका भी प्रोटेस्ट मैंने यहाँ से बैठ के किया था। दिस इज हालांकि पूर्णिमा नाथ जी, कहा यह भी जाता है कि उस समय जब पहलवी का शासन था तो सवाज जो सीक्रेट एजेंसी होती थी वो भी लोगों का कमोबेश इसी तरह कत्लेआम करती थी और हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज को नहीं उठने देती थी। एब्सोल्युटली। अभी ये बात आ रही है 2026 में कि उनके डायनेस्टिक कोट एंड कोट प्रिंस को बिठाया जाएगा। अब वो दुनिया चल गया है कि मेरे ख्याल से जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो उनके रिलीजन है, एंशिएंट रिलीजन है, वहां पे जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दो वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी घुस जा रहे हैं ईरान में, मॉस्क को गिरा रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी घुस रहे हैं, ज़ोरास्ट्रियनिज्म नहीं आ रही है। तो आपको देखना चाहिए इनका जो एजेंडा चल रहा है ना, बहुत मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा चल रहा है। आपने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है क्या? इंडिया को अगर बोलेंगे कि उनको उनके ऊपर अटैक करेंगे, आज ही मैंने देखा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप शायद नेक्स्ट ईयर जाएंगे इंडिया में, वहां पे एफिजीज बैन करा जा रहा है, उनके इलेक्शन से पहले उनको पूजा करा जा रहा था। अब वो जाके वहां पे क्या करेंगे? अनफॉर्चुनेटली आगे कल भी बोल देंगे कि इंडिया को 500% तारीफ लगा देंगे या 1000% तारीफ लगा देंगे। इंडिया कुछ बोलते क्यों नहीं है? अब इंडिया को तो दिखाना चाहिए ना कि हम जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारी जो हिंदुत्व नहीं, हम तो दिखा भी रहे हैं पूर्णिमा नाथ जी और समझा भी रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं, तभी वो भारत का दौरा करेंगे अगले साल। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है और हुकूमत कर भी रही है। प्रफुल्ल बख्शी साहब से एक सवाल ले लेते हैं, फाइनल कमेंट प्रफुल्ल बख्शी जी, फिर वाइंड अप करूंगा। आपका सवाल नहीं, फाइनल कमेंट आपका, आप कुछ कह रहे थे जी। मेरा कमेंट ये है कि एट दैट मोमेंट ट्रंप को पता है कि वो जो करेगा ना रशिया बोलेगा ना चाइना बोलेगा, रेस्ट मेक नो डिफरेंस। वो बात सारी ये है, और ही विल डू इट बिकॉज वो अलाउ कर देगा रशिया को करने के लिए, व्हेन चाइना विल थिंक नाउ हाउ टू डू अबाउट ताइवान एंड अमेरिका विल कीप क्वाइट। और अमेरिका ने तो वैसे ही डिक्लेयर किया है चाइना इज वन कंट्री, तो बात ही खत्म हो गई है। सो क्वेश्चन यह है कि एट दैट मोमेंट
वी आर इन फॉर अ वेरी हार्श टाइम अनटिल एंड अनलेस हम अपना सुरक्षा खुद करें, और करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू गेट यूनाइटेड अगेंस्ट दिस फोर्स। बातों से काम नहीं चलेगा, चाहे आप कितनी बार उसको बुला लो, चाहे कितनी बार चले जाओ, वो खुश नहीं होगा। वो वही चाहेगा जो चाहता है, और उसको रोकने का एक ही तरीका है। और महाभारत में भी कहा गया है कि अब याचना नहीं रण होगा, तो अब कमोबेश हालात वैसे ही होते जा रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी आपका, पूर्णिमा नाथ जी आपका, मेजर विराट जी आपका और मोहम्मद अली जी आपका, आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, जिन्होंने ये बतलाया कि आखिर अमेरिका की विस्तारवादी जो नीति है वो कह क्या कुछ रही है, अमेरिका चाहता क्या है। ये बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई, लेकिन एक बात आपको भी समझने की जरूरत है, एक व्यक्ति रोटी को बेलता है, एक व्यक्ति जो है वो रोटी को सेकता है, और एक व्यक्ति जो है वो रोटी को खाता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो ना रोटी को बेलता है ना रोटी को खाता है, वो रोटी से खेलता है जाते जाते, और वो अमेरिका है। आज का विचार, खामोशी भी एक जवाब है, जो समझ जाए वही समझदार है। इसलिए कई सवालों के जवाब देने नहीं चाहिए, समझदार को इशारा ही काफी है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आपसे 9 बजे शाम को रूबरू होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।